तो कल अपने अंग्रेज़ों को बंगाल में एस्टेब्लिश कर दिया था, उनको टेरिटरी दे दी थी। आज पढ़ते हैं कि एक्सपेंड कैसे करें 100 साल के अंदर, 100 ईयर्स में। देखिए आप 1757 से 1857 तक 100 साल के अंदर किस प्रकार से उन्होंने, कंपनी ने एक्सपेंड किया अपना टेरिटरी, सारे इंडिया के ऊपर काबिज हो गए। कैसे कैसे एनेक्सेशन किया इन्होंने टेरिटरीज का। व्हाट वर द वेज ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज इन द कंपनी रूल, इन द एक्सपेंशन। तो ये जैसे मैंने इसको ग्राफिक रूप में लिख दिया है कि बैटल से, सब्सिडरी अलायंस से, रेजिडेंट से, पैरामाउंसी पॉलिसी से, और एक गवर्नर जनरल आया था डलहौजी। जैसे क्लाइव के बाद में आता है वारेन हेस्टिंग्स के बाद में आता है वेलेजली के बाद में कॉर्नवालिस आता है, कॉर्नवालिस के बाद में वेलेजली आता है, फिर वेलेजली के बाद में हेस्टिंग्स आता है। इस प्रकार से एक डलहौजी भी आया था। उसने कहा कि इन राजाओं का क्या काम है यहाँ इंडिया के, ये जमीन तो सारी कंपनी की होनी चाहिए, राजाओं का राज जो है ये खत्म करो, ये सब कुछ। चलो जो भी तरीके थे 1 2 3 4 5 इस तरह से आप इसके अंदर ध्यान देना और अपने नोट्स इस प्रकार से बना लेना, उसके नीचे ये लिखते रहना और याद हो जाएगा। तो जब बंगाल में एस्टेब्लिशमेंट किया क्लाइव ने, तो तराई से पपेट के रूप में जाफर मिल गया था उसको। पपेट के रूप में, पपेट क्या होता है? कठपुतली का खेल। पहले मनोरंजन होता था पपेट्स के। इधर दर्शक बैठे हैं सामने, विजिटर्स, व्यूअर्स, और अंगुलियों से, धागों से वो काट के पात्र बनाया, तो वो उसको मार रहा है तो अंगुली से उसको, हाथ जो है उसको ऐसे करते, फिर ऐसे करते, पीछे से गाना भी आता। तो मतलब वो जो टॉयज हैं वो वैसे ही बोल रहे थे, वैसे ही कर रहे थे जैसे मैं चाहता था, आज जैसे क्लाइव चाहता था वैसे ही मीर जाफर कर रहा था। तो मीर जाफर पपेट था, और उस पपेट शिप के अंदर क्लाइव ने बंगाल को ले लिया। अब अपने इसको फैलाते हैं बैटल्स। अब क्या है कि रियल में कंपनी के पास रेवेन्यू तो आ ही गई थी, गोला बारूद भी था और सेना भी थी। यहाँ देसी राजाओं के साथ लड़कर टेरिटरी को हासिल करना शुरू कर दिया। तो बैटल्स के अंदर अपने आ जाते हैं। बैटल्स में सबसे पहले बक्सर, 1764 बक्सर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुगल सम्राट और अवध का नवाब वगैरह सारे इसमें हार गए थे। तो वो इलाका पूरा इंग्लैंड के, इनके कंपनी के हाथ में आ गया था। अब आइए आप साउथ के अंदर, मैसूर जो है आजकल, मैसूर जो है उसके चारों तरफ का जो इलाका है मैसूर का, वो इलाका कर्नाटक कहलाता है। आज क्या कहलाता है? कर्नाटक, KARN, कर्नाटक स्टेट है वो। तो वहाँ जो युद्ध करके कर्नाटक को जो कब्जे में किया था अंग्रेजों ने, वहाँ फोर वार्स हुए। दो तो हैदर अली के टाइम में हुए, दो तो किसके टाइम में हुए? हैदर अली के टाइम में। ये, और एक दो दो उसके बेटा जो था 90 से 92 तक, और 99 में टिप्पू सुल्तान को खत्म कर दिया। दो तो टिप्पू सुल्तान के टाइम में हुए, दो हैदर अली के टाइम में हुए, और पूरा कर्नाटक अंग्रेजों ने ले लिया। यही टिप्पू तीसरे में, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड वार था, ये फोर्थ वार था। थर्ड वार टिप्पू की जो राजधानी थी सेरिंगपट्टन,
वहां संधि करके उसने अंग्रेजों से, कार्नवालिस से पिंड छुड़ाया था। लेकिन जब देखा कि टीपू जो है फ्रांसीसियों के साथ पोलो खेल रहा है, गोल्फ खेल रहा है और उनसे हथियारों की बात कर रहा है, अंग्रेजों से लड़ने की सोच रहा है, तो फिर अटैक करके 1799 में उसको खत्म करके टीपू को पूरा कर्नाटक कब्जे में कर लिया इन्होंने। अब आइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में क्या है कि जो ग्वालियर है अभी, ये सिंधिया, उड़ीसा की तरफ भोंसले, बड़ौदा की तरफ गायकवाड़ और पूना वगैरह में पेशवा की प्रधानता में ये सरदार होते थे। और उस पेशवा की सरकार को पूरी कॉन्फेडरेंसी कहते थे और बड़ी मजबूत थी। मुगलों का सत्यानाश इसी कॉन्फेडरेंसी ने किया था, औरंगजेब का, इतनी मजबूत थी। और अंग्रेज भी इससे डरते थे, डायरेक्ट फाइटिंग में हम ना आए इनसे, मराठों से। लेकिन आपसी फूट जो मराठों की, वो हिल गई। आपसी फूट से इनकी ताकत खत्म हो गई और 3 वार अंग्रेजों से हो गए इनके। ये पहला वार तो है जो 1782 में खत्म हुआ सालवाई की संधि से, सालवाई ट्रीटी। सालवाई इसी को कहते हैं जो आज बॉम्बे आसपास के टापू है, उसमें एक सालवाई टापू था, वहां पर बैठकर मराठों से कुछ टेरिटरी ले ली अंग्रेजों ने सालवाई की संधि से 82 में। फिर क्या है कि 1803 से 5 तक सेकंड मराठा वार लड़ा, तो सिंधिया को हराया गया, होलकर को हराया गया, इंदौर इलाके में होलकर होता था, होलकर को हराया गया, सिंधिया को हराया गया और पेशवा को हराया गया और संधियां हुई इनसे अलग अलग। और इनके जो इलाके थे उड़ीसा वाले में, इंदौर वाले में, इधर ग्वालियर वाले में, एमपी के अंदर जो इलाके थे वो ले लिए गए, टेरिटरी ले ली गई। तो सेकंड मराठा वार में ये हुआ। थर्ड मराठा वार जो था 19 में खत्म हो गया। और जो पूना में पेशवा था बाजीराव सेकंड, बाजीराव फर्स्ट की तो फिल्म देखी होगी आपने, बाजीराव सेकंड को कैद करके कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया, बैठो यहाँ और हम संभाल लेंगे। तो सारा एमपी, उड़ीसा, जो मराठों का जो बड़ा वास्ट एम्पायर था, वो सारा 3 मराठा वार से इन्होंने ले लिया अंग्रेजों ने। अब वो इधर तो साउथ भी ले लिया, बीच का भी ले लिया, बंगाल वगैरह भी वो भी ले लिया। और तमिलनाडु को कार्नेट कहते थे, कार्नेट, कार्नेट अंग्रेज बोलते थे कर्नाटक। तो किताबों में कार्नेटिक वार्स, तमिलनाडु कार्नेटिक वार से ले लिया गया। तो सारा इंडिया ले लिया गया। अब बढ़े वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्यों बढ़े कि उधर रसिया था, अफगानिस्तान से उधर रसिया था। रसिया जोर मारा था जमीन के रास्ते से इंडिया आने के लिए, कि इंडिया को, ये इनको भय था अंग्रेजों को कि वो पानी के रास्ते से तो हम इसको, वेस्ट की तरफ से तो हम नहीं आने देंगे, लेकिन जमीन के रास्ते से इंडिया आ धमकेगा कहीं रसिया। तो बोले रसिया के साथ सीमा लगा लो अपनी, अफगानिस्तान को विन कर लो, तो रसिया के वहीं पर लड़ाई हो जाएगी सीमा पर, इंडिया आ ही नहीं सकेगा इधर। तो नॉर्थ वेस्ट के, तो अफगानिस्तान में क्या हुआ कि 1938 से 48 तक, 19 लिख रहा हूं मैं, 18 होगा, 1838, 10 साल के अंदर सारे अफगानिस्तान को उन्होंने जीत लिया। रशिया के पास जाकर लग गई अंग्रेज। जब वहां से जब ये अफगानिस्तान से जब वापस आ रहे थे, ये 1938 साल, 42 में अफगानिस्तान वार हुआ, 38 से लेकर 42 तक। अफगानिस्तान से जब वापस आ रहे थे
तो सिंध के रास्ते से आए, तो सिंध के जो राजा थे उनको जबरदस्ती साइन करा के बोले आप हट जाइए, यहाँ पर अंग्रेजों का राज हो गया। ये काम इन्होंने 42 में वापस आ रहे थे, 43 में कर लिया, सारे सिंध को मिला लिया। कहने का मतलब ये राष्ट्रीय सॉन्ग, ये राष्ट्रगीत ये राष्ट्रगान चल रहा है। ये उन्हें पंजाब मराठा, उड़ीसा उत्कल मराठा द्रविड़, इस प्रकार से। तो जो जो राष्ट्रगान में जो इलाके जो बोले गए हैं ना, वो सारे के सारे इन्होंने अंग्रेजों ने बैटल से हासिल कर लिया और फैला लिया, एक्सपेंड कर लिया अपने आप को। तो ये सिंध भी हो गया, सिंध पंजाब, पंजाब का भी नाम आता है उसमें राष्ट्रगान में, पंजाब का भी तो नाम आता है राष्ट्रगान में। तो पंजाब में क्या दिक्कत थी कि रणजीत सिंह राजा थे, महाराजा रणजीत सिंह, वो अंग्रेजों के बराबर पड़ते थे, भारी थे वो। उसने फ्रांसीसियों को रख रखा था कि मेरी सेना को अंग्रेजों के जैसा बना दो। तो उसकी सेना जो थी फ्रांसीसियों की सहायता से अंग्रेजों के बराबर थी, और वो अंग्रेज उससे डायरेक्ट डरते थे। तो संधि कर ली रणजीत सिंह से कि भाई जो सतलज नदी है ये, इसके इधर तो आप रहोगे जहाँ पाकिस्तान है आजकल, तो सारा पाकिस्तान, पंजाब का पाकिस्तान, मुल्तान तो आपका रहेगा, और इधर जो आजकल अपना पंजाब है वो हमारा रहेगा। इसको अमृतसर की संधि कहते हैं। रणजीत सिंह से संधि कर ली। लेकिन जो ही क्या है कि रणजीत सिंह मरा 39 में, 1839 में। बोले अंग्रेज बोले काय की संधि, मिलाओ पंजाब को। 39 से 49, 10 ईयर के अंदर दो दो पंजाब में 2 बार हुए, पंजाब को मिला लिया। तो राष्ट्रगान जो है पूरा हो गया। उत्कल मराठा, पंजाब, सिंध, पंजाब, गुजरात, हमारा सब पूरे हो गए। गुजरात तो गायकवाड़ से संधि कर ली थी इन्होंने, ये हो गया। बैटल्स से इन्होंने अभी जो अपने डेट्स वाइज और राष्ट्रगान के हिसाब से एरिया वो बैटल्स किए, वो सारे इन्होंने अनेक्स कर लिए, मिला लिए। सब्सिडियरी अलायंस, एक श्रीमान आए थे वेलेजली, मैंने बताया था ना कॉर्नवालिस के बाद में वेलेजली आया था। 79 से लेकर 1805 तक रहा था वो वेलेजली। उसने देसी राजाओं को ये कहा कि आप खाम खा क्यों लड़ते हो आपस के अंदर, आप हमारी सेना से लड़ो, आपको हम सेना देंगे, और बहुत कुशल सेना है हमारी, आप हमसे किराए पर सेना ले लो। तो जिस देसी राजा के पास हमारी सेना होगी ना किराए पर, तो आपका पड़ोसी जो दूसरा देसी राजा है वो हिम्मत नहीं करेगा आप पर अटैक करने की। मेवाड़ यानी उदयपुर, मेवाड़ का राजा जो है जोधपुर पर अटैक करने का हिम्मत नहीं करेगा। जोधपुर वाला यदि इंग्लिश सेना रखेगा तो क्या जयपुर वाला हिम्मत नहीं करेगा। देसी राजाओं की जचगी, लो साइन करो, सब्सिडायरी ट्रीटीज कर ली सारे, जो किंग्स जो थोड़े बहुत जो बचे थे उनसे संधियां कर ली। क्या कि हमारी इंग्लिश सेना आपके राज में रहेगी, और लड़ाई लड़नी पड़ी तो हमारी सेना लड़ेगी, आपको कोई जरूरत नहीं, आप तो ऑर्डर दोगे, बदले में हमें आप पेमेंट करोगे सेना के रख रखाव के लिए। बोले ठीक है। अब देसी राजा क्या है कि पेमेंट कर नहीं पाए, नहीं कर पाए, तो उनकी राजाओं की जो टेरिटरी थी, राज था, वो ले लिया जाता था। तो दूसरा तरीका हो गया ये टेरिटरी को सीज करने का, लेने का, सब्सिडरी अलायंस, संधि, ट्रीटी, अलायंस। तीसरा तरीका रेजिडेंस,
रेजिडेंट का मतलब निवास। एक अंग्रेज अफसर राजा के पास रख दिया जाता था बड़े ठाट बाट से। जैसे प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति रखा जाता है, जैसे मुख्यमंत्री के पास राज्यपाल रखा जाता है, वैसे क्या है कि राजा के पास रेजिडेंट रख दिया गया। कैसे कैसे स्टेट्स में, कैसे देशी राज्यों में, जहां उनको लगता था कोई फायदा तो है नहीं, न टैक्स आना है न रेवेन्यू आना है, लेकिन ये रहे हमारे अंडर में, प्रभाव में। ऐसे राजाओं का जैसे जयपुर, बीकानेर, यहाँ टीले थे, तो यहाँ को न टैक्स आना है रेवेन्यू आना है, यहाँ इनको प्रभाव में रखने के लिए यहाँ रेजिडेंट्स छोड़ दिए। जो राजाओं को क्या है कि अब ये गद्दी पर बैठेगा, अब नहीं बैठेगा, ये बैठेगा, इसका बेटा, इस छोटे वाला बैठेगा, बड़े वाला बैठेगा, इस प्रकार से गड़बड़ करते रहते थे वो रेजिडेंट। इंटरनल राजाओं को राज अच्छी तरह नहीं करने देते, अंग्रेजों के हिसाब से ही राज करो। एक ये तरीका हो गया टेरिटरी लेने का। पैरामाउंसी पॉलिसी, जो उनको लगता है कि ये स्टेट ठीक है, ये राजा का ये जमीन ठीक है, इसको लेना है, तो उसको कहते दस्तखत कर बुला के। पैरामाउंसी मतलब सुप्रीम पावर है हम। अब कोई ना कर देता था तो उसको जेल कर देते थे और वो टेरिटरी अपने मिला लेते थे, क्योंकि पैरामाउंस पॉलिसी थी। इसका एक एग्जांपल दे सकते हो आप, कर्नाटक में एक कित्तूर है, कित्तूर स्टेट है कर्नाटक में। उसकी रानी जो है चन्नम्मा ने मना कर दिया, अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे तो ये मेरा देश है, मैं आपको कैसे दे दूं। अच्छा, आंख दिखा रही है, उसको जेल कर दिया। 1824 में जेल किया, वो 29 में ही मर गई वहाँ जेल के अंदर। और उस उसके उसके उसकी जो रक्षा करने वाला चौकीदार था, वो उसको, जो लड़ रहा था अंग्रेजों के सामने, चौकीदार रायन्ना, अन्ना अन्ना लड़ रहा था अम्मा के लिए, रानी के लिए, चन्नम्मा के लिए। उसको 1830 में उन्होंने फांसी पर लटका दिया, चौकीदार। तो ये पैरामाउंसी पॉलिसी का एक उदाहरण है। अब क्या है कि वो कहते हैं ना कि कॉफिन में डेड बॉडी रखते हैं ना कॉफिन में, तो क्या लास्ट कील ढक देते हैं, फिर लास्ट कील एक्सपेंशन के मामले में डलहौजी आ गया। इसने एक प्रिंसिपल निकाला कि चलो ये जो डराने धमकाने वाला है, सब्सिडरी वाला, ये इसने वेलेजली ने सब्सिडरी ले, डलहौजी ने भी अपनी पॉलिसी लगाई। उसने कहा कि भाई सुन लो सारे राजा लोगों, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू है। व्हाट डू मीन लैप्स? कि यदि आपका राजकुमार नहीं है, आपका जन्मा हुआ कोई मेल चाइल्ड नहीं है जो आपके बाद गद्दी संभाल सके, तो आपके मरने के बाद में हम राजकुमार होंगे, हम आपके अधिकारों को लैप्स कर देंगे, मिटा देंगे, और हम वहाँ के राजा होंगे। इंग्लैंड इंग्लिश राजा होगा, टेरिटरी आपकी ले ली जाएगी, लैप्स। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या है कि उसने बारी बारी से 17 को 1848 में ले लिया, क्योंकि इन सारे राजाओं की कोई मेल चाइल्ड नहीं था, न ये गोद ले सकते थे। वो लड़कियों को रानी बना नहीं सकते थे। हालांकि अंग्रेज कितने बदमाश थे, वहां इनकी रानी थी एलिजाबेथ लेडी, लेकिन ये बोल रहे यहाँ लड़कियां रानी नहीं बन सकती, लड़का होना चाहिए। लड़का है नहीं, न गोद ले सकते, न जन्मा है। राजा के मरने के बाद में वो राज जो, वो स्टेट है, इंग्लिश का हो गया। 1748, संबलपुर 50, उदयपुर, ये दक्षिण में एक उदयपुर रियासत है, 52, नागपुर 53। एक एक साल में देखिए आप, बढ़ते जाओ आप। झांसी 54, लक्ष्मीबाई रानी झांसी वाली गदर के अंदर जो लड़ी थी, क्योंकि उसका राज ले लिया था। जो उसका हस्बैंड गुजर गया तो उसके बोला आपके कोई लड़का नहीं, गोद का लिया हुआ, हम नहीं मानते, झांसी को इधर मिला दो। एक डलहौजी की पॉलिसी थी, मिस कंडक्ट एंड ओबलाइज बाय ड्यूटीज,
कि भाई आप नवाब तो हो लखनऊ के, लेकिन क्या है कि आप तो सारे दिन मौज मस्ती में रहते हो। आपने तो 300 400 के वाइफ्स रखी हुई हैं, और जनता की तरफ, कल्याण की तरफ तो आपका कोई ध्यान नहीं है। जनता तराईमाम तराईम कर रही है, आप रम में बैठे रहते हो, अपनी ड्यूटीज पूरी कर नहीं रहे आप कल्याणकारी। तो आपका जो कंडक्ट है वो राजा, आचरण आपका राजा की तरह से नहीं है, समझ रहे हो आप। आपने शासन करने में लापरवाही बरती है, नेग्लिजेंसी बरती है। हेयर बाय यू यू आर dismissed under the misconduct and not to perform your duties। ये कहकर अवध के नवाब की टोपी ले ली उन्होंने, और सारा जो अवध था आधा बचा हुआ था, आधा तो पहले वेलेजली ने ले लिया था। वो अवध का नवाब वो पेमेंट नहीं कर पाया था, सेना को तो रख तो लिया था, पेमेंट नहीं कर पाया था, तो आधा तो 1801 में ही ले लिया था अवध, लखनऊ के आसपास का एरिया। और आधा जो बच्चा हो मिसकंडक्ट और आप ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, ये आपकी जो ताज है वो हमें दे दीजिए, आप जाइए। वो फिर कलकत्ता चला गया, सारा अवध जो है ब्रिटिश इंडिया। ये इस प्रकार से क्या है कि एक्सपेंशन पूरा होता है। और इसमें ग्राफिक में आप जो है नोटिंग कर लेना, याद रहेगा एक देखते ही। ये अच्छा, ये बात है क्या इस लेसन की। तो भाई 1857 तक 100 साल के बाद में जो है ना, जब हिसाब लगाया तो 63% जो टेरिटरी है, जमीन भारत की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और 78% जनता पॉपुलेशन ब्रिटिश इंडिया के अधीन थी। बाकी राजा थे बीकानेर, जयपुर, रेत रेत रेतली सोइल लिए, डेजर्ट लिए बैठे, तो वहां को फायदा नहीं था, टैक्स आना नहीं था, रेवेन्यू आनी नहीं थी। वहां इन्होंने अपने रेजिडेंट बैठा दिए। तो मतलब क्या है कि पूरा अंग्रेजों ने अपना वो जो है एक्सपेंशन पूरा कर लिया। तो जब एरिया ले लिया गया तो उसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन तो चलाना पड़ेगा ना। आपने मुगल हिस्ट्री में भी पढ़ा है, हिंदू राजाओं में भी पढ़ा है, जो एरिया ले लिया, जैसे मान लो अशोक अशोक का पढ़ा आपने, मौर्यन डायनेस्टी। तो बोलो उसने क्या है कि 4 प्रोविंस के अंदर भारत को बांटा था। तो इन्होंने क्या है कि भारत को 3 प्रोविंस में बांट दिया। अब अपने क्या है इसकी पॉलिसी पढ़नी है, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बाय वारेन हेस्टिंग्स। क्लाइव के बाद में वारेन हेस्टिंग्स आया था, जो 1785 तक रहा था, काफी साल तक रहा, उसने काफी सुधार किए। कि 3 प्रोविंस है, मैंने बताया था ना, मद्रास, बॉम्बे, ये सब अंग्रेजों के बसाए। ये प्रेसिडेंसी थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, स्टेट नहीं बोलते थे पहले, प्रेसिडेंसी बोलते थे। अब बोलते हैं ना, जैसे गुजरात स्टेट, राजस्थान स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, ऐसे नहीं बोलते थे, प्रेसिडेंसी बोलते थे। 3 प्रोविंसेस यानी 3 प्रेसिडेंसी। और वो प्रेसिडेंसी का, जैसे कि स्टेट का सीएम होता है ना, वैसे प्रेसिडेंसी का जो करता धरता जो था गवर्नर, अपने आज भी कहते, वो इतने ताकतवर होते थे, उनकी बोली क्या है कि राजाओं से बड़ी ताकतवर थी। तो आज भी कहते हैं ना, तू कहाँ का गवर्नर लगा है, तू क्या बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर है, तू क्या मद्रास गवर्नर है क्या जो मेरे ऑर्डर दे रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो प्रेसिडेंसी के जो चीफ होते थे वो गवर्नर, और बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर होता था उसको कहते थे गवर्नर जनरल, जिसका सारे भारत के ऊपर मतलब वो मोदी जी थे, गवर्नर जनरल मोदी जी थे। ये बात है, समझ में आ गया ना। तो वो जो प्रोविंस थे तीनों, या प्रेसिडेंसी थी, वो किस में बटी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट्स में।
डिस्ट्रिक्ट्स में। हर एक डिस्ट्रिक्ट आज भी आज के जैसा ही था। जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर। कलेक्टर नाम कैसे पड़ा कि वो वहां जमीन की जो जिले की जो रेवेन्यू थी वो कलेक्ट करता था, इसलिए कलेक्टर नाम हो गया, और वो आज भी चल रहा है। और कलेक्टर का और दूसरा काम क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर संभालना। इसके लिए अदालतों को देखना। आजकल तो क्या है कि अदालत जो है कलेक्टर के अंडर में नहीं आती। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में अदालतें भी, जो जज होते थे वो भी कलेक्टर के नीचे होता था। इसलिए क्या है कि पुराने जमाने में जैसे मुगलों के टाइम में मनसबदार के यहाँ घर के ऊपर कोठी पर क्या है कि सारे ऑर्डर वगैरह और सब उसकी उसकी कोठी होती थी, मतलब ताकत की निशानी, पावर की निशानी उसकी कोठी होती थी, मनसबदार की, सूबेदार की, इस प्रकार से। यहाँ क्या है कि पावर के जो स्टेशन है वो कलेक्ट्रेट बन गए, जहाँ कलेक्टर बैठता था। आया समझ में? वारेन हेस्टिंग्स ने कलेक्ट्रेट को पावर के सेंटर बना दिए। वारेन हेस्टिंग्स में हेस्टिंग ने क्या है कि जस्टिस में, अदालतों में क्या सुधार किए थे, क्रिमिनल यानी फौजदारी, जिसमें हथियार से या हाथ से किसी का अंग भंग होता है, किसी की लगती है, खून खराबा जहां भी होता है ना, उसको क्रिमिनल कहते हैं। उसको फारसी में फौजदारी कहते हैं, फौजदारी। फौजदारी की अदालतें, कोर्ट्स। और सिविल मतलब खेत खलियान सामान, ये मकान की संपत्तियों के झगड़े, दीवान। ये दीवानी अदालत थी। फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतें। अब अंग्रेजों को क्या है कि फैसला देते समय, जज तो अंग्रेज ही होते थे ना, तो फैसला देते समय उनको बड़ी दिक्कत होती थी। व्हाट वाज द टूल बाय विच ही वाज बीटन अप टू डेथ। तो वो वकील क्या कि जो वकाल का वो अंग्रेजी में समझाता था उसको, तो वो बीच में जो वकील बोलता कि लाठी लाठी, सर बाई लाठी। वो जज बोलता व्हाट इज लाठी, लाठी। फिर वो वकील समझाता उनको, इनके सहायक हेल्पर्स रखे हुए थे जजों के, वो समझाता लाठी इज ए मेड ऑफ सिलेंडर एंड लॉन्ग वुड, दैट इज लाठी। तो इस प्रकार के खेल अदालतों में चलते रहते हैं। तो इनकी क्रिमिनल में हेल्प्स के लिए क्या है कि इनको समझाने के लिए कानून, कि इसने आदमी को मारा है, इसके लिए ये सजा दो साहब आप। तो इस ये बताने के लिए काजी, काजी होते थे, जिनको छोटा जज कह सकते हो, और मुफ्ती। मुफ्ती क्या एनालिसिस करता था कि ये अपराध इस प्रकार का है, ये गंभीर है, ये गंभीर नहीं है, ये सिंपल है, इसको कम सजा दो, इसको ज्यादा दो, वो इस प्रकार एनालिसिस करता था मुफ्ती। काजी जो है फैसला लिखकर इस अंग्रेज जज के पास ले जाता, क्रिमिनल के पास, ये हेल्प के लिए काजी और मुफ्ती। इधर क्या है कि दीवानी में जो है, दीवानी में पंडित थे, पंडित होते थे कि भाई हिंदू धर्म के अनुसार क्या है, इस तरह से बंटवारा होता है, इस प्रकार से वो है, ये जमीन बड़े बेटे को इतनी जाएगी, छोटे को इतनी जाएगी, ये देखिए धर्म ग्रंथ है इसके अंदर लिखा हो, वो समझाते थे पंडित। अलग अलग इलाकों में हिंदुओं के अंदर अलग अलग रीति रिवाज थे। तो अंग्रेज जज क्या झुंझला जाते थे, अरे क्या है, व्हाट इज द मैटर, वेदर यू कांट टेल मी ए सिंगल इन ए सिंगल फॉर्मेट। और मुस्लिम्स के जो मामले थे वो सुलझाने के लिए मौलवी थे, मौलवी कि साहब इतनी संपत्ति है,
इनके 20 बच्चे हैं मियाँ जी के, इतनी लड़कियां इतने लड़के हैं, ये पहली पत्नी से, दूसरी पत्नी से, चौथी से, इनको इस प्रकार से आप बांट दो। ये मौलवी समझाता था दीवानी सिविल जज को, अंग्रेज को। जब ये इस तरह के झगड़े हुए जगह जगह अलग अलग, क्या है कि ये तो धर्मशास्त्र को इकट्ठा करवाया अंग्रेजों ने, बोला नहीं एक बनाओ और अंग्रेजी में अनुवाद करो वो। हल हेड, NB हल हेड ने पंडितों को बुला के सारा समझ के एक कोड बनाया है नो के लिए। किसने बनाया? अंग्रेजी में अनुवाद किया, इसको एक अंग्रेजी में अनुवाद करो ताकि जज साहब को समझ में आए। किसने अनुवाद किया? NB हल हेड ने। और मौलवियों से जो है ना, इसने अंग्रेजी में मुस्लिम कोड बनवाया, मुस्लिम लॉ बनवाया। लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, जो वकील बनते हैं उनको एक पेपर होता है, लॉ करते हैं हिंदू लॉ, उसमें मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ पढ़ाया जाता है। 1773 में एक वहीं इंग्लैंड से ही क्या है कि एक अदालत यहाँ बनाई गई वारेन हेस्टिंग्स के सिर पर, उसको कहा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम नाम ही था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, एक कोर्ट बनाई गई थी। तो उसमें क्या है कि अंग्रेज और भारतीयों का जो कोई मुकदमा चलता था कि वो सुप्रीम कोर्ट सुन लेगी, ये बात थी। तो कई बार क्या है, अच्छा इसका जो फैसला है, मान लो किसी अंग्रेज को सजा बोल दी कि तूने क्या है किसी इंडियन को पिस्तौल से मारा है, मर्डर किया है, अंग्रेज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो इसकी अपील कहाँ हो सकती थी? उस अंग्रेज को अपील कहाँ करनी होती थी? सदर निजामत में। और इसका हेड तो होता था वारेन हेस्टिंग्स, सदर निजामत। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया ना सदर निजामत। वो क्या है कि सजा को माफ कर देता था वारेन हेस्टिंग्स। तो कहने का मतलब है वो 1773 की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आज की जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं थी, एक साधारण अदालत थी, मुकदमे सुना करती थी। ये वारेन हेस्टिंग्स के जो एक्सपेंशन हो गया, तो ये सुधार वगैरह हमने पढ़ लिए। अब आर्मी, आर्मी क्या है कि बारूद एक आविष्कार हो गया था आर्मी के अंदर 1820 में। एक बंदूक आ गई थी जिसको मस्केट कहते थे, मस्केट, जिसमें क्या बारूद ठूंस कर उसमें आग लगा देते थे तो वो आगे तक पलीता जाता था, मस्केट। तो उसको जो रखते थे वो मस्केटियर होते थे, मस्केटियर सैनिक होते थे, सिपॉय। वो जो सैनिक थे उनका नाम इन्होंने सिपॉय कर दिया, सिपाही। थाने में जो होते हैं ना, आज भी कहते हैं सिपाही, फौजी को सिपॉय कहते थे अंग्रेज आर्मी में। ए सिपॉय, कम सिपॉय, इस प्रकार से। तो पुराने जमाने में मुगलों के टाइम में जो पैदल होते थे, मतलब आगे आगे लड़ना, तीर से, एरो से, स्वॉर्ड से, वो बात खत्म हो गई थी। कैवेलरी खत्म हो गई थी। जो घुड़सवार माने जाते थे ना कि ये सेना बड़ी तकड़ी है, सवार, सवार और पैदल, इन पोस्टों को खत्म कर दिया गया। और इन्फेंट्री में जो है किसको रखा गया? रिप्लेस्ड बाई सिपॉइज विच हैव मस्केट्स, बंदूक रखते थे। तो अर्ली 19 में, अच्छा ये भर्ती किसकी करते थे? जो गांवों के अंदर पीजेंट्स से, किसान थे, उनकी भर्तियां आज भी चलती रहती हैं, भर्ती सैनिकों के लिए। तो वैसे पीजेंट्स को वो बंदूकें ठहरा देते थे हाथ में, लेकिन ऐसे नहीं, ट्रेनिंग करके सेना को मॉडर्न बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा।
किस प्रकार से बनाया गया। यूरोपियन स्टाइल में मस्केट दी गई, उनको बंदूकें दी गई, ड्रिल कराते थे, परेड होते हैं ना, लेफ्ट राइट, फौजी जो आज भी परेड करते रहते हैं, आप देखा होगा, कहीं भाग रहे हैं, कहीं परेड कर रहे हैं, कहीं खड्डा खोद रहे हैं, ये ड्रिल कहलाती है। मतलब कुछ बॉडी ले फिजिकल वर्क करवाते थे, ड्रिल। और डिसिप्लिन, फौजियों का डिसिप्लिन तो आपको पता ही है, चाहे आगे खाई हो, लेकिन सिपाही विल मार्च, तो खाई में गिरेगा, मार्च करेगा, इतना हद तक डिसिप्लिन होता है फौज का। और ये आज भी है। तो यूरोपियन स्टाइल ड्रिल डिसिप्लिन, ये सेना की आधुनिक जो सेना है उसका रूप। इस प्रकार से मॉडर्न फौजी तैयार किए गए। अब तो इनकी भी जरूरत नहीं है, जो वार्स होते हैं, इनकी बॉर्डर पर फौजियों की भी जरूरत नहीं है, अब तो मिसाइल से होते हैं, बैठे बैठे जीपीएस से। आप जब सॉफ्टवेयर के इंजीनियर बनोगे तो आप बैठे बैठे ही वार करोगे, ना मस्केटियर की जरूरत, न सिपाही की जरूरत। तो उस समय जो पीजेंट्स थे, तरह तरह के सारी जात के, सारी धर्म के, जो फौज में भर्ती है अंग्रेजों के, तो उनकी कास्ट भी अलग होती थी, ऊंच नीच का बहुत भेदभाव होता था। और लेकिन अंग्रेज सबको एक लाठी से हाँकते थे वहां, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। मार्शल को नाम दे दिया। जो पहले घुड़सवार और कैवेलरी और में तलवार लिए लड़ते थे, राजपूत वगैरह, उन कि ये मार्शल कौम सेना बनेगी, ये सैनिक होंगे, इनमें ऊंच नीच कोई नहीं होगा। ये तो उसमें वो नौकरी तो करते थे, दे सर्व इन आर्मी in generalized mode, but they were unwillingly, because they were not free from caste, creed, religion। वो इनके दिमाग में आता ही रहता था, इनके इस प्रकार से। और ये दिमाग में मंगल पांडे की भी आया था, जो बाद में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, ये लेसन पूरा होता है। अगला लेसन।